सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी के एडिटोरियल क्लास में। देखिए आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। नो ग्रेट एस्केप इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल अपने आप में इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में बहुत एम्बेरसिंग भी है ना। हमको एम्बेरस करता है अपनी कंट्री के लिए, सच्चाई है, हकीकत है, इसको पढ़ेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को एक साथ लेकर के चलूंगा। आपका आज का क्विज है ये वाला, जो आप मेरे साथ सीखोगे उसी पे बेस्ड क्विज है। शायद 4 ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो के लास्ट के अंदर अगर आपने पूरा फोकस रखा है, हर एक क्वेश्चन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपका असेसमेंट होने वाला है जो आप पढ़ोगे मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है नो ग्रेट एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, ग्रेट का मतलब होता है बहुत बड़ा, नो मतलब बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे हमें लगता था हम बच निकले हैं, लेकिन हमने क्या देखा, जितना हम उससे बचे हैं ना वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हम वैसे भी बच सकते थे। मतलब नो ग्रेट एस्केप आया है इस प्रॉब्लम से, हमने कोई भी बड़ा बचाव इस प्रॉब्लम से अभी तक नहीं किया है। अब ये बताएगा वो प्रॉब्लम क्या है। कह रहा ऑन इंडियाज लो रैंक ऑन न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस। कह रहा हम बात कर रहे हैं इंडिया के लो रैंक की, बहुत ही नीचे स्थान की, जो न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस है ना, जो पोषण से रिलेटेड इंडेक्स हैं दुनिया भर के, उसके अंदर। तो हमारा देश 50 साल पहले भी भूखा था, मतलब बच्चे जो थे यहाँ के मेल न्यूट्रिश थे। आज भी हमने न्यूट्रिशन स्टेटस देखा उन बच्चों का, हमें पता लगा आज भी वो बच्चे बहुत भूखे, हंगरी और मेल न्यूट्रिश्ड है। आप देखेंगे बहुत एम्बेरसिंग है ये, है ना। सूडान से हमारा कंपैरिजन हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। सूडान की जैसी हालत है वैसे इंडिया की हालत भी है। चलो अब इसमें देखने वाली चीज है इंडिसेस नाम का वर्ड। इसको देखते ही पहले आप सोच के मुझे बताओ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। याद आ जाना चाहिए जिससे नाउन की वीडियो देखी है, इस वर्ड में क्या खास है इंडिसेस में। चलो, इंडेक्स इसका सिंगुलर होता है, इंडिसेस उसका प्लूरल होता है। समझे मेरी बात को। इंडेक्स मतलब सिर्फ एक इंडेक्स, इंडेक्सेस मतलब कई सारे इंडेक्स। वैसे ही ये 3 और हैं, वर्टेक्स, वोटेक्स और अपेंडिक्स। ये वोटेक्स है, इसको ये ओ कर देते हैं अपने, वोटेक्स है ना, वोटिसिस। तो वर्टेक्स, वोटेक्स और अपेंडिक्स, इन तीनों का सिंगुलर से प्लूरल भी ऐसे ही बनेगा। वर्टेक्स का वर्टिसिस, वोटेक्स का वोटिसिस और अपेंडिक्स का अपेंडिसिस। वर्टेक्स और वोटेक्स में फर्क आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन ले। वर्टेक्स होता है किनारा, जैसे कोई डाइस होता है उसका कोई किनारा होता है ना, उसको कहते हैं वर्टेक्स, है ना। जैसे कोई ट्रायंगुलर है, कोई ट्रायंगुलर चीज है ना, ट्रायंगल है, उसका जो एक बिंदु है उसको कहते हैं वर्टेक्स। वोटेक्स का मतलब होता है बवंडर, है ना, गोल गोल घूमने वाला चक्रवात, उसको कहते हैं वोटेक्स। तो दोनों का सिनोनिम, दोनों का जो है ना प्लूरल भी ऐसे ही बनता है। ये सिंगुलर प्लूरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना आता होगा, आप पहचानते होंगे, तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना इनको। कह रहा है इंडियाज लो ग्लोबल रैंक इन टैकलिंग न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स कॉल्स फॉर अ रिवैम्प्ड पीडीएस। कह रहे इंडिया का जो लो ग्लोबल रैंक है, इंडिया का निचला पूरी दुनिया में जो स्थान है, जो रैंक है ना, दर्जा है जो, अच्छा किस काम में, टैकल करने में, लड़ने में, अच्छा किससे, न्यूट्रिशनल डेफिसिट से, पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कमियां हैं, डेफिसिट्स हैं, उनसे। कह रहे जो ग्लोबल जो रैंक है ना, ये कॉल फॉर करता है, ये डिमांड करता है एक रिवैम्प्ड पीडीएस की, एक ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जिसकी काया पलट हो चुकी है, जो रिवैम्प्ड है, जिसकी मरम्मत हो चुकी है। तो हमारा ग्लोबल लो रैंक देख करके हम कह सकते हैं कि हमें अपने पीडीएस को रिवैम्प करना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की काया पलट करनी चाहिए। समझे इस सेंटेंस को। देखो ग्लोबल रैंक इसका सब्जेक्ट है, कॉल फॉर पिंक के अंदर इसकी वर्ब है। अगर ये समझे तभी ये सेंटेंस समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है हर रोज की तरह, ग्रीन और पिंक कलर में। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, है ना। ग्रीन और पिंक कलर में अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिया तो सेंटेंस बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज को पूरे एडिटोरियल में मेरे साथ आप करेंगे। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो, रिवैम्प्ड, है ना। इसका मतलब क्या होता है,
आपने किसी चीज को, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, रिवैम्प मतलब एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। रिवैम्प वर्ब का मतलब होता है रिपेयर करना, किसी चीज की काया पलट करना, रेनोवेट करना, रिफर्बिश करना, ओवरहोल करना, मॉडर्नाइज करना, है ना। इसी की थर्ड फॉर्म लगा करके हमने रिवैम्प्ड नाम का पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दिया। कौन सा पीडीएस? जिसकी काया पलट हो चुकी है। पीडीएस होता है, आपने देखा होगा गरीब लोगों के लिए अनाज और दूसरी कई चीजों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशन डिपोज होते हैं, जहां पे जाकर के वो सस्ता अनाज खरीद लेते हैं, है ना, 1 रुपया 2 रुपया में। वो जो सिस्टम है उसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह रहा है अगर इंडिया के बच्चों को आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करना है तो पीडीएस को अच्छे से काया पलट करना पड़ेगा, आपको अच्छे क्वालिटी का अनाज दो, सबको टाइम पे मिले। टैकल करना होता है मतलब किसी से निपटना, डील विद भी होता है, ग्रैपल विद भी होता है। कुछ लोग दिक्कत क्या करते हैं, विद डील के साथ और ग्रैपल के साथ लगाते हैं और टैकल के साथ भी लगा देते हैं। टैकल के साथ विद ना लगाएं, डील विद, ग्रैपल विद, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनमें विद आता है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी इनएनिमेट चीज की, है ना, किसी भी चीज की आप डिमांड करेंगे ना तो आप कॉल फॉर वो चीज करेंगे, है ना। कॉल ऑन और अपॉन का मतलब भी होता है डिमांड करना, लेकिन किसी ह्यूमन की, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी ह्यूमन से या डिमांड करना तो कॉल ऑन या अपॉन। कॉल अप और कॉल बैक का मतलब होता है किसी को टेलीफोन करना, किसी को टेलीफोन करना। कॉल अप का मतलब है फोन करना और कॉल बैक का मतलब है बाद में फोन करना उसको, ना, सामने से दूसरा फोन करना। कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप समवेयर फॉर अ ब्रीफ टाइम। ये सब फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको कॉल वाली करवा चुका हूं, बार बार इसलिए करवाता हूं मेरे भाई, तुम्हें याद हो जाए। इसमें एक नया एडिशन कर दो आज। कॉल एट का एक सिनोनिम होता है लुक इन ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें लुक इन ऑन, इन प्रेपोजिशन है, ऑन एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, किसी से थोड़ी थोड़ी देर की विजिट लेना। कॉल ऐड कर रहे हैं ना तो आप थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक रहे हैं किसी स्टॉप पे, जैसे राजधानी एक्सप्रेस कॉल्स एट जयपुर फॉर 5 मिनट्स, है ना। राजधानी एक्सप्रेस 5 मिनट के लिए जयपुर में रुकती है, कॉल ऐड करती है। और लुक इन ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से जाकर के 2-2 मिनट के लिए मिलना, बार बार मिलना जाकर के। प्लीज लुक इन ऑन माई एलिंग ग्रैंड मदर, कृपया मेरे जो बीमार जो है दादाजी, उनसे आप मिलते रहें, आप उनसे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनसे हालचाल पूछते रहें, है ना। लुक इन ऑन, तो दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले एक समरी दे देता हूं आपको। उससे पहले रात के अंदर हमने पार्ट 27 ग्रामर सीरीज का जो है ना अपलोड कर दिया है। पार्ट 27 में रिलेटिव प्रोनाउंस आ गए हैं, हु, विच, दैट, हुम, व्हाट, है ना, हुज, सबके सब एक ही वीडियो में जाकर के आप देख लें। ग्रामर सीरीज आपकी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी, इस सीरीज से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं, जैसे 27 पार्ट मैंने करवाए हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश की जर्नी को फुलफिल करना। तो आप जरूर से इस सीरीज को देखें, है ना, फ्री फॉर ऑल है। इसके नीचे प्रीमियम वीडियोस 2 प्लेलिस्ट हैं, एक बैंक्स की, एक एसएससी की। आज बैंक और एसएससी की मंडे है तो दोनों की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा प्रॉब्लम है नोटिफिकेशंस का, पर आपको मिल जाएगा, शायद ना मिले तो आप खुद जाकर के मैन्युअली चेक कर लेना। तो बैंक की और एसएससी की दोनों की एक वीडियो आज अपलोड होने वाली है। मेंबर बनने के लिए जरूर से ज्वाइन बटन को प्रेस करके एक वीडियो को प्ले करें, आपको मालूम चलेगा मेंबर कैसे बनना है और क्या आपको मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। समरी ये है, देखो इंडिया का न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत खराब रहा है क्योंकि हम एक वेजिटेरियन कंट्री है बाय एंड लार्ज, है ना। अभी वेजिटेरियन कंट्री होने की वजह से 1940s के अंदर ज़्यादातर जो है ना अपने बच्चे थे अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत खराब था। घर से उनको खाना मिलता नहीं है ठीक से, सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा हेल्प थी नहीं, है ना। तो उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस इतना खराब था कि वेट के हिसाब से उनकी हाइट नहीं होती थी, जो एज होती थी उसके हिसाब से उनका वेट नहीं होता था। तब वहां से इंडिया ने बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की। 1940-50 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आज़ादी की बात। अब उससे इंप्रूव होते होते आज हम कहाँ आकर के खड़े हुए हैं, ये हमें इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बताया। इसने क्या बताया, कह रहा आपने बातें की हैं बड़ी बड़ी, ये इंडेक्स ने ये बताया कि आपकी कंडीशन आज भी 107 कंट्रीज में से 94th है। आपको सूडान के बराबर रखा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत आगे निकल गए हैं, उनके बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा हो गया है। आपके बच्चे अभी भूखे हैं, ना उनकी ग्रोथ है, ना अच्छी हाइट है, ना उनकी अच्छा वेट है। तो 94th रैंक आया इंडिया का, सूडान के बराबर, एक अफ्रीकन कंट्री के बराबर इसको रखा गया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है आपने अपना सारा फोकस डाल दिया इकोनॉमिक ग्रोथ पे, पर इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं डाला कि इस देश के बच्चे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा रहना चाहिए। और सारी गलती किसकी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसको आपने पहले तो करप्शन की इसकी मार पड़ी इस पे बहुत,
और बाद में आपने इस पर इतनी नकेल कसी है, आज की डेट में सही से किसी को खाना नहीं मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो कह रहा है आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये न्यूट्रिशन स्टेटस पूरी दुनिया में आपकी किरकिरी करवाएगा, बच्चे भूखे रहेंगे। समझ गए ना? डिसअपॉइंटेड आज इसकी टोन है, बहुत निराश है, बहुत ही निराश है, डिसअपॉइंटेड इसकी टोन है। कोशिश करेंगे समरी को कमेंट सेक्शन में डालो लिख करके। शुरू करने वाले हैं। कह रहे इंडियाज पुअर प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इंडिसेस मस्ट डिस्पेल द ह्यूब्रिस surrounding strong economic growth for years and turn national focus on persisting hunger, wasting and stunting among children। कह रहे इंडिया की जो पुअर प्रोग्रेस है, इंडिया की जो खराब अभी तक की प्रोग्रेस है न्यूट्रिशनल इंडिसेस पे, पोषण से रिलेटेड इंडेक्स पे, है ना, पोषण से रिलेटेड टेबल्स में, कह रहे इंडिया की जो प्रोग्रेस है ना खराब, उसको डिस्पेल कर ही देना चाहिए, उसको दरकिनार डिसमिस या एलिमिनेट कर ही देना चाहिए। उस ह्यूब्रिस को, उस अकड़ को, कौन सी अकड़ है? जो सराउंडिंग है, जो आसपास है उस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के, बहुत ही मजबूत आर्थिक विकास के 4 इयर्स, कई सालों से। तो कह रहे इस प्रोग्रेस को है ना, इसको बिल्कुल दरकिनार कर देना है, उस बहुत सारे प्राइड को, अकड़ को, ह्यूब्रिस को, एरोगेंस को, जो हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के कई सालों से दिखाते आ रहे दुनिया को। कह रहा और इसी प्रोग्रेस को टर्न कर देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए सारे देश का फोकस किसके ऊपर? ऐसी भूख के ऊपर जो आज भी जिंदा है, परसिस्ट कर रही है, और किसके ऊपर? वेस्टिंग के ऊपर, और किसके ऊपर? स्टंटिंग के ऊपर। ये 2 बीमारियां होती हैं, है ना, किनके बीच में? अमंग चिल्ड्रन। तो कह रहा है ये जो पुअर प्रोग्रेस है, पहला तो हमें अपनी अकड़ बिल्कुल हटा देनी चाहिए, ह्यूब्रिस को, हमारा प्राइड जो है, सब कुछ जो है बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए दुनिया भर के सामने, और सारा फोकस हमें बच्चों के ऊपर डालना चाहिए जो हंगर के पे है, और जो बच्चे जो वेस्टिंग और स्टंटिंग को झेल रहे हैं। हुआ क्या, ये यही कहना चाह रहा है कि अपन ने ना बहुत बड़ा हवा बना दिया ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने की है, पर कई मायनों के अंदर ये ग्रोथ जो ना इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी भी कई बीमारियों से भूखे हैं, वेस्टिंग है और स्टंटेड है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स आ जाओ, देखने वाली चीजें देखो। प्रोग्रेस की 2 वर्ब्स आई हैं, पहली है मस्ट डिस्पेल, दूसरी है मस्ट टर्न। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे मस्ट जो है दूसरी बार से नहीं लिखा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो मस्ट डिस्पेल और मस्ट टर्न आपके पास 2 वर्ब्स हैं एक ही सब्जेक्ट की, एंड कंजंक्शन लगने के कारण। डिस्पेल का मतलब होता है दरकिनार करना, डिसमिस करना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना। ह्यूब्रिस होता है आप में बहुत ज्यादा प्राइड हो, बहुत ज्यादा अकड़ हो, है ना, एक्सेसिव प्राइड, एरोगेंस बोल दो, वैनिटी बोल दो, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है कंसीडरेडनेस। ये लास्ट के 2 वर्ड ध्यान रखना, वैनिटी और कंसीडरेडनेस, बहुत ज्यादा अकड़, बहुत ज्यादा प्राइड किसी चीज को लेकर के। परसिस्टिंग मतलब जो चीज लॉन्ग लास्टिंग है, एंड्यूरिंग है, प्रिवेलिंग है, जो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो आज भी जिंदा है, परसिस्टिंग है ना, तो ऐसी हंगर है जो आज भी जिंदा है बच्चों के अंदर। स्टंटिंग वेस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, यूं समझ लो बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड 2 बीमारियां होती हैं। बच्चे का अपनी एज के हिसाब से ना तो हाइट होता है ना वेट होता है ना, तो वो स्टंटेड होता है या वेस्टेड बच्चा होता है। कह दिस ईयर्स ग्लोबल 100 इंडेक्स प्लेसेस इंडिया इन द कंपनी ऑफ सुडान रैंक 94th among 107 countries with the unedifying assessment of the national situation as serious। कह रहे इस साल का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो प्लेस करता है इंडिया को सोबत में, कंपनी में सूडान की। अच्छा क्या है, सूडान के साथ कौन सा रैंक आया अपना? 94वां रैंक आया, 94th रैंक आया 107 कंट्रीज के अंदर। और कैसे करता है सूडान के साथ? उस असेसमेंट के साथ जो है बड़ी अनएडिफाइंग, जो है बड़ी अनइंस्पायरिंग, जो है बड़ी अनइम्प्रूविंग। समझ रहे हो? तो कह रहे ऐसे जायजे के साथ जो बड़ा ही खराब जायजा है नेशनल सिचुएशन का। अच्छा कैसे प्लेस करता है? ऐसे प्लेस करता है सीरियस बना करके, बहुत ही गंभीर बना करके। सेंटेंस एक बार समझा देता हूं। इस साल का ये वाला इंडेक्स जो है, जो सर्वे है, प्लेस करता है इंडिया को सूडान की कंपनी में, सोबत में। हमारा ये रैंक आया पूरी दुनिया में, और ये प्लेस करता है उस असेसमेंट के साथ नेशनल सिचुएशन की जो कि बड़ी अनएडिफाइंग है और जिसको हमने बड़ा सीरियस ही करार देना चाहिए, जिसको बड़ा गंभीर मानना चाहिए। अनएडिफाइंग वर्ड को देखिए एडिफाई वो होता है हर चीज जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको इंप्रूव करते हुए दिखे, है ना, अच्छी लगे। अनएडिफाइंग मतलब जो इंस्पायर ना करे, जो इंप्रूव होती हुई ना दिखे, जो खराब बद से बदतर होती हुई दिखे। तो हमारा जो जायजा है ना इंडिया का, वो अनएडिफाइंग है, मतलब सिचुएशन खराब हो रही है, एडिफाई नहीं हो रही है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। करे द कंट्री स्कोर ऑफ 27.2 इज द वर्स्ट अमंग ब्रिक्स कंट्रीज
एंड इंफीरियर टू पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। कह रहा कंट्री का जो स्कोर है इतने का 27.2 का, ये द वर्स्ट है, पूरा खराब है, सबसे ज्यादा खराब। कहां पे? सभी ब्रिक्स कंट्री में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पांचों कंट्रीज में तो सबसे खराब है ये। अच्छा, इससे और आगे और बढ़े, और कह रहे ये इंफीरियर टू है, ज्यादा जो है निचले दर्जे का है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से। तो ब्रिक्स से तो हम होने ही तो पीछे तो थे ही हम। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, इन चारों ने भी कंट्री के 27.2 के स्कोर को से ज्यादा स्कोर लिया है। समझ गए ना? अब देखो इंफीरियर टू, इसको देखते क्या याद आना चाहिए आपको? कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं बल्कि टू लगता है ना? जैसे सुपीरियर है, इंफीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। इन सब में अगर आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को तो देन ना लगा करके आप टू लगाएंगे। जैसे आप बोलें ही इज सुपीरियर टू मी, वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर है ना? अब यहां पे गलती आप कर देंगे ही इज सुपीरियर देन मी लगा करके आ जाएंगे, बट गलत हो जाएगा। ही इज इंफीरियर देन मी, सुपीरियर देन मी, जूनियर देन मी, सब गलत है। इनके बाद में हमेशा आप टू नाम के प्रेपोजिशन को यूज करें। एंटीरियर मतलब होता है सामने वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, है ना? ये दो वर्ड्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में इसको याद रखना, वहां पे यूज करेंगे। द GHI is developed around wasting and stunting under 5, the share of the population with insufficient caloric intake and child mortality। कह रहे जो GHI है ना, उसको डेवलप किया जाता है किसके अराउंड? स्टंटिंग और वेस्टिंग के अराउंड 5 साल से कम के बच्चों में। और कह रहे जो हिस्सा है ना पॉपुलेशन का सफिशिएंट इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक के साथ, जिनको ज्यादा सही तरीके से कैलोरिक इंटेक नहीं मिलती, इनसफिशिएंट होती है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी के साथ बच्चों में कितनी मौत की दर है, डेथ रेट है, उसके साथ। तो GHI इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है ना? बच्चों में दोनों कितनी बीमारियां हैं, बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है जो कि भूखी है, और बच्चों की मौत की दर क्या है, डेथ रेट क्या है। सिंपल सेंटेंस है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मोर्टेलिटी का मतलब समझ लेना, डेथ रेट। मान लो 10 बच्चों की डेथ होती है 1000 बच्चों पे, है ना, साल के अंदर, तो मोर्टेलिटी निकल कर क्या आएगी? 10/1000 मतलब 1/100। तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी का फॉर्मूला होता है, ऐसे हम काउंट करते हैं। करंट इंडेक्स स्कोर्स बाय इंटरनेशनल एजेंसीज हैव बीन क्रिटिक्ड एज फ्लॉड फॉर चूजिंग द रॉन्ग वेट्स इन स्कोरिंग एंड ऑल्सो फॉर नॉट इंक्लूडिंग जेनेटिक्स एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स, बट दैट वुड बी अ नैरो व्यू। अब इसने वो वाली बात कह दी जो हमारी सरकार कहने वाली है कि इंटरनेशनल एजेंसियां तो इंडिया के साथ पक्षपात करती हैं, है ना? ये कह रहा है, उसका भी उसने इसका रीजन बताया कि पक्षपात कैसे नहीं है। ये कह रहे जो इंडेक्स स्कोर है ना इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा, कह रहे उनको क्रिटिक किया गया है, उनकी बहुत आलोचना हुई है। और कैसे? फ्लॉड के तौर पे। फ्लॉ का मतलब जो कि डिफेक्टेड है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो कह रहे इंडेक्स स्कोर जो है ना इंटरनेशनल एजेंसीज का, कई कंट्रीज उनका क्रिटिसिज्म करती हैं, उनको फ्लॉड बता करके। अच्छा क्यों? रीजन बता रहा है, फॉर चूजिंग द रॉन्ग वेट्स इन स्कोरिंग, गलत वेट्स को चूज करने के लिए स्कोरिंग के अंदर। भाई आपने इंडिया के बच्चों का वेट लेना चाहा और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बच्चों से कंपेयर कर रहे हो, तो इंडिया के बच्चों की जेनेटिक्स अलग हो सकते हैं, आप गलत वेट लेकर के हमारे बच्चों को कमजोर बता रहे हो, है ना? तो ऐसा इंडेक्स स्कोर का क्रिटिसिज्म होता आया है पूरी दुनिया के अंदर। कह रहा है और साथ ही साथ नहीं इंक्लूड करने के लिए जेनेटिक्स को और सोशल डिटर्मिनेंट्स को। हमारा सोशल डिटर्मिनेंट्स कैसा है, समाज की व्यवस्था कैसी है, और हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं, ये चीज को इंडेक्स स्कोर जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, सब बच्चों को बराबर तराजू में तोलते हैं। कह रहा ऐसे इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। कह रहा लेकिन वो एक बहुत ही नैरो व्यू होगी, वो बहुत ही एक संकुचित व्यू होगी, है ना, नजरिया होगा। कह रहा अगर ऐसा कहकर के आप कह देते हो कि स्कोर गलत है तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। समझ गए सेंटेंस को? अब ये आगे बताएगा क्यों गलत नहीं है ना? इंडेक्स स्कोर की वर्ब है हैव बीन क्रिटिक। क्रिटिक मतलब किसी का क्रिटिसिज्म करना, किसी की आलोचना करना। डिटर्मिनेंट होते हैं फैक्टर, रीजंस। सोशल डिटर्मिनेंट्स का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म बहुत चलता है, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, है ना? तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जरूर ही उस लेवल का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रखते होंगे जो कि आप किसी नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हो। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स को इंडेक्स स्कोर जो है बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। समझ गए ना? दैट की वर्ब है वुड बी। Correct the evidence from NFHS4
ऑफ 2015-16 इज नॉट वेरी डिफरेंट। कह रहे जो एविडेंस मिली हमें इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 जो कि 2015-16 में हुआ था, कह रहा है वो भी बिल्कुल अलग नहीं है। तो कह रहा है इसलिए इंडेक्स स्कोर को आप गलत मत मानना, क्योंकि आपने जो घर में डोमेस्टिक सर्वे करवाया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में, वो भी तो यही बात कह रहा था, वो भी यही बात आपसे 2015-16 में बता रहा था। कह रहा द रियलिटी इज दैट नेशनल पॉलिसी हैज नो एपेटाइट फॉर अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन स्पेशली to women and children and has paid inadequate attention to achieving diet diversity through the PDS। कह रहे जो रियलिटी है वो क्या है कि जो नेशनल पॉलिसी है ना हमारी, उसमें कोई भी भूख नहीं है, कोई भी एपेटाइट नहीं है, हंगर नहीं है, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बड़े लेवल के काया पलट की। अच्छा किस में? डिलीवरी में। अच्छा किसकी? पर्याप्त एडिक्वेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन की। अच्छा खास करके किनको? बच्चों को और औरतों को। और कह रहे यही जो पॉलिसी है ना नेशनल पॉलिसी, इसने पे किया है कम अटेंशन को, कम फोकस को अचीव करने पर, और किस पर? डाइट डाइवर्सिटी पर, पीडीएस के थ्रू। हमारी नेशनल पॉलिसी ऐसी ही है, रियलिटी यही है उसकी कि इसने कोई भी बड़ा बदलाव लाने की भूख अपने अंदर नहीं दिखाई है पिछले 50-60 सालों में, है ना। नेशनल पॉलिसी हमारी आज भी ऐसी ही है, और इसने बहुत कम अटेंशन दी है कि डाइट में डाइवर्सिटी लेकर के आए, है ना, पीडीएस के थ्रू, रेशन डिपो के थ्रू। डाइट डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह की डाइट। अभी तक क्या होता है अपने इंडिया में, एक ही टाइप की डाइट मिलती है पीडीएस से। आपको अनाज मिल जाएगा, थोड़ा सा गेहूं मिल जाएगा, थोड़ा सा चावल मिल जाएगा, है ना, दाल भी मिल जाएगी हल्की फुल्की, पर इसके अलावा कुछ हरी सब्जियां मिले, फल मिले, कुछ आपको प्रोटीन के सोर्सेज मिले, रिच फैट्स मिले, ऐसी डाइट डाइवर्सिटी नहीं मिल रही। तो ये डाइट डाइवर्सिटी बहुत बड़ा जो ना फैक्टर होता है आपके न्यूट्रिशन स्टेटस का। तो कह रहा है एक तो ये काम हम नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ेंगे। एपेटाइट का मतलब भूख, रेडिकल मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे हो, ड्रास्टिक हो, एक्सट्रीम हो, उसको कहते हैं हम रेडिकल। तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव या काया पलट। इस पे मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। एक पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं पहले। कह रहा ऑन द अदर हैंड द कंट्री इज वाइडली सीन एज फॉल्सली इक्वेटिंग एनर्जी कैलोरीज विद अ डाइवर्स डाइट। कह रहे दूसरे हाथ, ऑन द अदर हैंड, है ना, अगर दूसरी तरफ आप देखो तो कंट्री को वाइडली देखा जाता है, सारी दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि हम गलत तरीके से इक्वेट कर रहे हैं एनर्जी की कैलोरीज को एक डाइवर्स डाइट के साथ। बच्चों को एक डाइवर्स डाइट चाहिए, उनको आप रोज मीठा दलिया बना करके दे रहे हो सरकार की आंगनवाड़ी के अंदर, और आप सोच रहे हो ये बच्चों की स्टंटिंग वेस्टिंग रुक जाएगी, नहीं खाते वो रोज, तो इक्वेट कर रहे हो आप एनर्जी कैलोरीज को एक डाइवर्स डाइट के साथ। आप उनको अलग अलग तरह की चीजें देने की तो हिम्मत है नहीं आप में, आप बस उनको रोज दलिया खिला देते हो वहां पे, तो आप सोचते हो कि ये इससे सब बच्चे सब बराबर हो जाएंगे। कह रहा है ये फाल्सली इक्वेट कर रहे हो आप, गलत तरीके से दोनों चीजों को बराबर कर रहे हो। कह रहे द एग्जिस्टिंग डिप्रिवेशन हैज बीन एग्रावेटेड बाय द पैंडेमिक with food inflation putting pressure on depleted incomes and on meager pensions and savings। अब देखो और बुरा हो गया। कह रहा हाल का जो डिप्रिवेशन था, बच्चों को वंचित करने का काम था, कह रहा ये एग्रावेट हो गया है और ज्यादा बढ़ गया है ना, और खराब हो गया है इस पैंडेमिक के द्वारा। और कैसे खराब हुआ है? जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने में महंगाई की दर है, वो पुट कर रही है और प्रेशर को हमारी कम होती हुई इनकम्स पे, और जो बहुत थोड़ी सी पेंशन्स और सेविंग्स आती हैं, मीगर पेंशन्स और सेविंग्स पे। तो कह रहा पहले ही बुरी हालत थी, अब इसका और डिप्रिवेशन का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से चीजों के दाम बढ़ जाने वाले हैं, हमारी इनकम कम हो जाने वाली है, और बहुत लोगों की पेंशन और सेविंग्स पे बहुत सारा दबाव है। कैसे बच्चों को अच्छा खाना हम खिलाएंगे? देखने वाली चीज, डिप्लेटेड एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना, वीक करना, एग्जॉस्ट करना, ड्रेन करना, रिड्यूस करना, है ना। अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप बोल सकते हैं माई इनकम्स हैव डिप्लीटेड, मेरी आय कम हो चुकी है। मीगर का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर, इनसफिशिएंट हो, इनएडिक्वेट हो, स्कैर्स हो, उसको कहते हैं मीगर। अच्छा, डिप्राइव के बाद में हमेशा ऑफ लगता है, चलो ये आगे आएगा कहीं पे, वहां बताऊंगा मैं आपको, है ना। एग्रावेट वर्ड देख लो। एग्रावेट का मतलब होता है दो, पहला तो किसी को चिढ़ाना, दूसरा चीजों को खराब से खराब बनाना, बद से बदतर बनाना। तो एग्रावेट का हमने ये बद से बदतर बनाने वाला मीनिंग यहाँ पे लिया है। तो इसके लिए अपने पास दो और सिनोनिम है चीजों को बद से बदतर बनाने के, एक्सैसरबेट और एक्सेसरबेट। ये दोनों वर्ड्स बहुत बार देखे होंगे आपने एग्जाम में, एक बार इनको समझो। दोनों का मतलब होता है चीजों को खराब से बदतर बनाना, एग्रावेट के सिनोनिम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है सीएजी की तरफ से, ऑडिट चल रही है, वो चल रही है आंगनवाड़ी की,
आंगनवाड़ी के अंदर ही बच्चों को खाना खिलाया जाता है, पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत 5 साल से कम के बच्चों को, और उनकी स्टैंडिंग वेस्टिंग पे ध्यान दिया जाता है। अब वहाँ पे हमने जाकर क्या देखा, बहुत ही कम एम्यूनिटीज़ हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत जगह टॉयलेट्स नहीं है। बच्चों के बैठने की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे बच्चा 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठेगा। और खाने के नाम पे दिया जाता है कि मीठा दलिया, जिसको बच्चे नाक मुंह बना करके खाते हैं। अगर आप उस दलिए के भरोसे पूरा देश चला रहे हो, वो दलिया खिला करके, है ना, तो क्या होगा उससे, ये बच्चे कभी भी अपना जो ग्रोथ लेवल है वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे। साथ में भले ही 5 स्टार आंगनवाड़ी मत बनाओ, पर कुछ ऐसी तो बनाओ जहाँ पे बच्चा बैठे, उसको गर्मी ना लगे, पंखा वंखा लगा ऊपर या खुली हवा में बैठ सके, तो ऐसी हालत है। तो ये सही है ग्रोथ स्टोरी। आप जमीनी हकीकत देखना आंगनवाड़ी की जाकर के, जो हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं वो इसी तरह की हैं, इसी वजह से बच्चे भूखे हैं और बच्चे आज भी कमज़ोर हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे अगले साल, पार्लियामेंट में रखेंगे। तो अभी तो ये चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट। द NFHS 4 फाउंड दैट अंडर 5 स्टैंडिंग फ्रॉम क्रोनिक अंडर न्यूरिशमेंट stood at 38% and wasting a result of acute lack of nutrition at 21%। कह रहे NFHS 4 जो था, हमारा घर का जो सर्वे था, हम बाजार के सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं किसी एजेंसी के, कह रहे जो NFHS 4 था जिसको इंडिया ने खुद करवाया था, उसने ये फाउंड किया था कि जो अंडर 5 स्टंटिंग है, किससे, लंबे समय से होने वाली अंडर न्यूरिशमेंट से, कह रहा वो खड़ी थी 38% पे, और जो वेस्टिंग थी, जो कि रिजल्ट थी बहुत ही कम न्यूट्रिशन का, है ना, एक्यूट लैक ऑफ न्यूट्रिशन का, वो खड़ी थी 21% पे। तो 38% बच्चे जो हैं हमारे देश में क्या थे, स्टंटेड थे, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, और 21% बच्चे वो थे जिनको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी ग्रोथ इतनी कम आ चुकी थी भूखे रहने के कारण। कह दीज डेटा represent some progress at a drop of about 10 percentage point in both categories compared to a decade earlier, although steady economic prosperity should have yielded a far bigger social dividend। कह रहा है ये जो डेटा है ना, रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ी बहुत प्रोग्रेस को। अच्छा, कितनी प्रोग्रेस, एक ड्रॉप है, एक गिरावट है लगभग 10 परसेंटेज पॉइंट की दोनों ही कैटेगरी में। तो हम 38 से 28 पे आ गए हैं, 21 से हम शायद 11 पे आ गए हैं। तो कह रहे 10 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट के साथ दोनों ही कैटेगरी में। और किससे कंपैरिजन में, एक डेकेड अर्लियर से, एक दशक पहले से। कह रहा है हालांकि जो लगातार इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है ना, पिछले एक दशक में तो हमने बहुत इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस हुए हम, तो कह रहा है लगातार जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको यील्ड करना चाहिए था, ला करके देना चाहिए था एक और बड़े सोशल डिविडेंड को, एक और बड़े सोशल गेन को। तो ऐसा नहीं है इंडिया ने इंप्रूव नहीं किया, बस बात यह है कि हमारे पड़ोसी हमसे बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमने 10 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूव किया है, इंप्रूवमेंट लाए हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की हम बात करते हैं, इतने प्रोस्पेरस कंट्री हैं हम इकोनॉमिकली, कह रहे हमारे पास एक और बड़ा सोशल डिविडेंड इसका होना चाहिए था। डिविडेंड होता है गेन या प्रॉफिट, शुड हैव प्लस V3, आपने मेरे साथ कंडीशनल्स में सीखा है ना। एक बार मैं आपको यहाँ पे शुड हैव V3 बिना कंडीशनल के बता देता हूँ कैसे लगेगा। आपको ऐसा लिखा किसी ने, ही शुड गो या वी मस्ट वर्क हार्ड, उसको अब जाना चाहिए और हमें अच्छा काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर इस काम को मुझे पास में लिखना हो, मान लो मैं यूं कहना चाहूं, उसको जाना चाहिए था, है ना, अब नहीं जाना चाहिए, उसको पास्ट में जाना चाहिए था। तो मेरे पास इसीलिए ये स्ट्रक्चर है, तो मैं बोलूंगा ही शुड हैव गॉन, ठीक है ना। अब वी मस्ट वर्क हार्ड, इसका अगर पास बनाना हो, वी मस्ट हैव वर्कड हार्ड। तो यहां पे आप जो है ना मॉडल लगा करके हैव प्लस V3 लगाते हो, पास जो है ना उसकी बात करते हो, हैव प्लस V3 ये बताती है किसी काम के हो चुकने की। तो इस तरीके से मॉडल प्लस हैव प्लस V3 लगाते हैं। अब जरूरी नहीं हमेशा शुड या मस्ट आएगा, यहाँ पे कुड भी आ सकता था, वुड भी आ सकता था, विल भी आ सकता था। तो कोई भी मॉडल अपने हिसाब से अपना मीनिंग ले लेगी, पर पास्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है ना, शुड हैव प्लस में V3। ध्यान देना, हमेशा मॉडल के बाद हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। अब आप ही को सोच करके देखो, तो यहाँ पे हैज लगा दो, सर ही के साथ तो हैज आता होगा, पर ये हैज ही के लिए नहीं है, ये शुड के लिए है। तो शुड अपने बाद हमेशा बेनिफिटिव लेगी, आप कभी भी शुड वुड इन किसी भी मॉडल के बाद हैज नहीं लगाएंगे। तो ही शुड हैव गॉन। तो ऐसे जो है ना ये काम हो जाना चाहिए था, शुड हैव यील्डेड। चलो आगे बढ़ते हैं। यील्ड मतलब ला करके देना। कर द लेटेस्ट GHI measure is a reminder that much work is necessary to bring the true benefits of National Food Security Act to the unreached, not merely as hunger mitigation through cereals,
but as nourishment through a diverse diet that includes fat, protein and micronutrients। कह रहे जो लेटेस्ट GHI मेजर है, क्या है वो एक रिमाइंडर है। जो इस सर्वे आया है, इसने जो मेजरमेंट की है वो एक हमारे लिए चेतावनी है, रिमाइंडर है कि जो बहुत सारा वर्क है ना वो है नेसेसरी, बहुत जरूरी। और किस काम के लिए? ब्रिंग करने के लिए सही बेनिफिट्स को, और किसके? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, है ना। अच्छा, कहां तक लाने हैं, ब्रिंग कहां तक करना है इन बेनिफिट्स को? अनरीच तक, ऐसे लोगों तक जिन तक आज तक ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं पहुंचा है। तो ये कहना है इस मेजर का कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आपको अच्छे तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा। कह रहा और नॉट मेरली, ना खाली खाली एक हंगर मिटिगेशन की तरह थ्रू सीरियल्स। सिर्फ आपको भूख नहीं मिटानी सीरियल्स के जरिए, अनाज के जरिए, हंगर को मिटिगेट नहीं करना, बल्कि आपको करना है एक न्यूरिशमेंट, और कैसे? जरिए एक डाइवर्स डाइट के जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, दैट इंक्लूड्स फैट, प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ना, सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है वो। आप अनाज ठूंस दो बच्चों के मुंह में, इससे कुछ नहीं होगा। आपको उनको नॉरिशमेंट देनी है, उनको अच्छे फैट्स, अच्छी प्रोटीन्स, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं, उनके खाने में आयोडीन होना चाहिए, है ना, विटामिन होने चाहिए। तो कह रहे ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप सोच रहे हो इनको अनाज खिला देते हैं खूब सारा, है ना, उससे सब बढ़िया हो जाएगा, सब चंगा सी, तो ऐसा होगा नहीं। अब देखने वाले वर्ड्स देखना है इसमें। मिटिगेशन होता है कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, रिलीफ करना, आराम देना। तो हंगर मिटिगेशन मतलब भूख को कम करना, भूख को रिडक्शन करना, रिलीफ करना, एलिवेशन करना। ये एलिवेशन, पैसिफिकेशन, मॉलिफिकेशन, 2-3 अच्छे वर्ड्स हैं, मिटिगेशन के सिनोनिम है। आप जानते होंगे, इन वर्ड्स को नहीं जानते तो नोट कर लें, अच्छे वर्ड्स हैं, आते हैं बार बार। चलो आगे बढ़े। नॉरिशमेंट मतलब पोषण। कह रहे बट देयर आर वरिंग इंडिकेशंस दैट द सेंटर हैज चोजन द रॉन्ग कोर्स। कह रहे लेकिन वरिंग इंडिकेशन है हमारे पास, बहुत ही चिंताजनक संकेत हैं कि जो सेंटर है ना उसने चूज कर लिया है गलत कोर्स को, गलत रास्ते को। तो हमारे पास ऐसे इंडिकेशन आए हैं, सेंटर जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है, गलत रास्ता है। अब ये बताएगा वो कोर्स क्यों गलत है। कह रहे इन इट्स परस्यूट ऑफ फ्रॉड विद इन द पीडीएस इट इज इंक्लाइन टू टेक हार्ड मेजर्स दैट वुड डिप्राइव द डिसेबल्ड एंड द एल्डरली ऑफ इवन सीरियल्स बाय इंसिस्टिंग ऑन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टू गेट सप्लाईज। कह रहे अपने उस परस्यूट में, अपने उस चाह में, अपने उस पीछा करने में, या क्वेस्ट में, या सर्च में, जो है फ्रॉड की, जो है धांधली की, किसके अंदर? पीडीएस के अंदर। तो कह रहे पीडीएस में धांधली को रोकने के लिए उसके परस्यूट में ये इंक्लाइंड हो गया है, इसका रुझान हो गया है सेंटर का कि ये लेगा हार्ड मेजर्स को, बहुत ही कड़े कदमों को उठाएगा, जो कि डिप्राइव कर देंगे, वंचित कर देंगे, दूर कर देंगे डिसेबल्ड लोगों को और बूढ़े लोगों को। और किससे दूर कर देंगे? अनाज से, सीरियल से। और कैसे? इंसिस्ट ऑन करके, उनके ऊपर कंडीशन डाल के, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सप्लाईज लेने के लिए, टू गेट सप्लाईज। तो सेंटर क्या चाहता है? फ्रॉड रुके, इसके लिए इसने बहुत हार्ड मेजर्स लिए हैं, लेकिन ये मेजर्स कितना परेशान कर रहे हैं, खास करके अपाइजों को और बड़े बूढ़ों को। सेंटर बोलता है तुम्हारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा हर बार जब तुम अनाज लेने आओगे। तो कई लोगों के पास आधार नहीं है, कई लोग डिसेबल्ड हैं, कई लोग बहुत बूढ़े हैं जो आ भी नहीं सकते डिपो तक, तो इनको आज की डेट में अनाज भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सेंटर चाहता है हम तो फ्रॉड रोकेंगे, ऐसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही अनाज देंगे। समझ गए ना। तो इसका बहुत बड़ा न्यूज बना था जब ये पहली बार आया था, क्योंकि कई लोग है ना जा नहीं सकते डिपो तक, जब तक उनका अंगूठा नहीं लगेगा तब तक उनको अनाज नहीं मिलेगा, तो वो घर ही पड़े हैं भूखे। अब इसमें देखने वाली चीजें देख लेना। परस्यूट होता है किसी चीज की चाह, सर्च, क्वेस्ट या हंट आप इसको बोल सकते हैं। द डिसेबल्ड और द एल्डरली, यहाँ पे क्या है? कॉमन प्लूरल नाउन। ये आपने कई बार मेरे साथ सीखा है, द प्लस में किसी भी एडजेक्टिव को आप लगाएंगे तो वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे डिसेबल्ड एक एडजेक्टिव है, आपने बोला द डिसेबल्ड मैन आस्क फॉर हेल्प, बूढ़ा आदमी हेल्प मांगता है, डिसेबल्ड मैन हेल्प मांगता है ना, अपाहिज आदमी हेल्प मांगता है। तो यहाँ पे हमने आस्क लिखा, पीछे एस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि एक डिसेबल्ड मैन है ना। लेकिन इस मैन को मैं निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? द डिसेबल्ड। अब ये एडजेक्टिव के आगे द लग गया, आगे से नाउन निकल गया। अब इसका मतलब क्या है? हमने सभी डिसेबल्ड लोगों की बात कर दी। तो अपाहिज लोग, डिसेबल्ड लोग क्या करते हैं? आस्क करते हैं हेल्प, है ना, मांगते हैं हमारी मदद को। तो यहाँ पे हमने आस्क लिखा है, पीछे का एस निकाला है, क्योंकि वर्ब को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। कॉमन प्लूरल नाउन प्लूरल होते हैं और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझ गए ना। वैसे ही द एल्डरली मैन वॉज गोइंग टू द बैंक वाइल आई मेट हिम, या व्हेन आई मेट हिम।
जो बूढ़ा एल्डरली मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, बैंक की तरफ जा रहा था जब मैं उससे मिला। अब एल्डरली मैन के आगे से मैन निकाल दिया, क्या बच गया? द एल्डरली। इसका मतलब क्या है? सभी बूढ़े लोग। तो द एल्डरली, अब देखो वॉज की जगह वर आएगा, वर गोइंग टू बैंक व्हेन आई मेट देम। तो बूढ़े लोग बैंक की तरफ जा रहे थे जब मैं उनसे मिला। तब यहाँ पे एल्डरली एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लूरल नाउन है। तो ध्यान रखें, अगर इसके आगे नाउन नहीं पड़ा और आगे द लग गया किसी एडजेक्टिव के, नाउन नहीं पड़ा है, तो उसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। उसके लिए अगर आप कोई प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्राइव आप जानते हैं, किसी को वंचित करना। डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी चीज से दूर करना। द क्रिमिनल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स। क्रिमिनल को वंचित कर दिया गया उनके नागरिक अधिकारों से। शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग एट 10। उसको दूर कर दिया गया स्कूलिंग से 10 साल की एज में। तो इसका एक सिनोनिम भी होता है रॉब, है ना, उसके आगे भी ऑफ लगता है, रॉब ऑफ समथिंग। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, द क्रिमिनल्स वर रॉब्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स। क्रिमिनल्स को उनसे लूट लिए गए, रॉब कर दिया गया, उनको दूर कर दिया गया, डिप्राइव कर दिया गया उनके सिविल राइट्स से। तो याद रखें, हमेशा ऑफ नाम के प्रीपोजिशन का यूज करें डिप्राइव और रॉब के बाद, है ना। चलो आ जाओ आगे। स्ट्रेंथनिंग द पीडीएस विद अ फोकस ऑन वुमेन्स हेल्थ वुड लीड टू हेल्थियर प्रेगनेंसीज and stronger supplemental nutrition under the ICDS scheme would give children a better chance at all round development। कह रहा स्ट्रेंथन करने का जो काम है पीडीएस को, एक फोकस के साथ विमेन की हेल्थ पे। कह रहा ये वुड लीड करेगा हेल्थियर प्रेगनेंसीज की तरफ, अच्छी हेल्थ वाली जो है प्रेगनेंसीज की तरफ। और कह रहे जो स्ट्रॉन्गर सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन है, जो पूरक पोषण है इस स्कीम के अंडर, आईसीडीएस स्कीम के अंडर, है ना, अच्छी स्कीम है, इसी की मैं ऑडिट कर रहा हूं अभी। कह रहे जो आईसीडीएस के अंदर सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन है जो स्ट्रॉन्गर होगा, वो देगा बच्चों को और अच्छा चांस ऑल राउंड डेवलपमेंट का, ऑल राउंड उनके विकास का। तो दोनों चीजें करनी है, औरतों को भी अच्छा खाना खिलाना है और सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन भी बच्चों को देना है। तो यही स्कीम की मैं ऑडिट कर रहा हूं जिसमें बच्चों को और औरतों को दलिया खिलाया जाता है। रोज मीठा दलिया कौन खा सकता है? नहीं खा सकता, आता ही नहीं वो खाने के लिए, जबरदस्ती उनके मुंह में ठूसा जाता है, उनके घर जाकर के खाओ इसको, तुम खाओ। कह रहे द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सस्टेन्ड immediate intervention is further underscored by recent findings of International Food Policy Research Institute scholars that 3 out of 4 rural families cannot afford a balanced nutritious diet। कह रहे जो इंपॉर्टेंस है ना, जो महत्वपूर्णता है, जो क्रिटिकलिटी है एक सस्टेन्ड और इमीडिएट इंटरवेंशन की, एक ऐसी दखल अंदाजी की जो फटाफट हो और सस्टेन्ड हो, जो लंबे समय तक बनी रहे। कह रहे जो इंपॉर्टेंस है ना, ये और अंडरस्कोर होती है, ये और हाईलाइट होती है इन रीसेंट फाइंडिंग से, जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्कॉलर्स की। तो इन्होंने भी एक नई चीज इंडिया के बारे में बताई है। कह रहा है इससे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है सरकार की दखल अंदाजी की। अब इनकी फाइंडिंग क्या है वो बता रहा है, दैट वो ये कि 3 में से 4, 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 जो रूरल इंडियंस हैं, जो गांव में रहने वाले इंडियंस हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट को, है ना। उनके आज भी बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट आज भी वो नहीं खा पा रहे हैं। अफोर्ड करना मतलब किसी चीज़ के खर्चे को सहना। मान लो वो डाइट 100 रुपये की है, तो उनकी इनकम जो है वो 70 रुपये है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस डाइट को। कह रहे द राइट टू फूड वुड बी मीनिंगलेस इफ इट लीव्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस हंग्री, स्टंटेड एंड वॉस्टेड। कह रहे जो राइट टू फूड है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हमें राइट मिला हुआ है, खाना खाने का जो अधिकार मिला हुआ है, कह रहे वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, निरर्थक होगा वो, अगर वो लीक कर देता है, छोड़ देता है एक बहुत बड़े सेक्शंस को इंडियंस के, भूखा, स्टंटेड और वेस्टेड। कह रहे अगर बच्चे भूखे हैं, स्टंटेड, वेस्टेड हैं, तो इस राइट टू फूड को हमें देने का कोई मतलब नहीं है। ये राइट टू फूड बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। मेरा आपसे यहाँ सवाल है, इस वाले सेंटेंस के अंदर लास्ट वाले में कौन सा कंडीशनल हमने लगाया है? भाई फर्स्ट कंडीशनल है इफ प्लस में V1, रिजल्ट में विल या वुड या जो भी आप लगाओ, मॉडल प्लस में V1, है ना। इफ इट लीव्स, इफ प्लस में V1, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर ये छोड़ता है वेस्टेड स्टंटेड तो ये मीनिंगलेस होगा, निरर्थक होगा। कंडीशनल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपने क्विज को, आज के सॉल्व करेंगे। एक शेयर देना इस वीडियो को, और इसमें कुछ देखने वाला है क्या? नहीं है देखने वाला। सस्टेन्ड वर्ड को देख लेना, एडजेक्टिव है जो लंबे समय तक बनता रहे, चलता रहे, एंड्यूरिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेन्ड होता है। आ जाओ अपने क्विज पे। क्विज थोड़ा सा अच्छा है आज का, थोड़ा डिस्करेज मत होना, अच्छे लेवल का बनाया है। 4 में से अगर 1 नंबर भी आ जाए तो भी मतलब कम नहीं है आपका।
करे एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन शुड, अब यहाँ पे डैश, अ प्रॉपर डिस्कशन बिफोर वोटिंग। हर सिटीजन को हमारी नेशन के होना चाहिए, रखना चाहिए, करना चाहिए एक सही डिस्कशन को वोट करने से पहले। अब शुड के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है? देखो शुड के बाद में पहली चीज तो हैज आ ही नहीं सकता, ये तो आप जानते हैं। कभी भी मॉडल के बाद में हैज आता ही नहीं है, सिर्फ हैव आता है, क्योंकि हैव फैमिली का बेनिफिटिव हैव खुद है। तो या तो इसमें हैव आएगा ये वाला, या ये वाला, ये वाला। अब देखो हैव के बाद क्या आ सकता है? हैव के बाद हमेशा V3 आएगी। V3 क्या होती है? हैड। तो यहाँ पे हैड आ सकता है और बिल्ट आ सकता है, ये भी V3 है। हैज नहीं आ सकता क्योंकि ये V1 है। समझ गए ना मेरी बात को? तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो अपने आप में गलत है ग्रामर के हिसाब से। शुड के बाद में हैव नहीं हैज नहीं आ सकता, और हैज अगर हैव आ रहा है तो उसके बाद में हैज नहीं आ सकता। अब ये बताओ डिस्कशन को क्या किया जाता है? रखा जाता है वी हैड अ डिस्कशन या वी बिल्ड अ डिस्कशन। अरे कोई मंदिर थोड़े ना जिसको बिल्ड कर दोगे तुम, डिस्कशन कर रहे हो तो बिल्ट वाला यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आएगा। ये बिल्ट वर्ड बिल्कुल ठीक है वैसे तो, है ना, हैव बिल्ट बिल्कुल ठीक है, शुड हैव बिल्ट, लेकिन कोई मूर्ति बना रहे होते, मंदिर बना रहे होते तब बिल्ट लगाते। डिस्कशन रख रहे हो तो शुड हैव हैड। ग्रामर और मीनिंग दोनों चलाने हैं, इस तरह से चलोगे तो आपको मालूम चलेगा। एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन शुड हैव हैड अ प्रॉपर डिस्कशन बिफोर वोटिंग। अगला देखो, हैड द रिजीम हेल्प द पुअर डैश वुड नॉट डैश डाइड हंग्री। अगर रिजीम ने गरीब लोगों की हेल्प की होती तो वो भूखे ना मरते। द पुअर यहाँ पे क्या बता रहा है? कॉमन प्लूरल नाउन को। अब मुझे बताओ अगर पुअर की हेल्प की होती तो भूखे ना मरते, तो जो भूखे ना मरते उनके लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? पुअर के लिए, द पुअर के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? ही लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। कॉमन प्लूरल नाउन कभी भी सिंगुलर ना तो नाउन लेंगे ना अपने लिए एक सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो द पुअर के लिए ही तो आ ही नहीं सकता, तो इस ही को निकाल दो। अच्छा दे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो दे वुड नॉट हैव बीन डाइड हंग्री या हैव डाइड हंग्री। भाई हैव डाइड हंग्री, वुड प्लस में हैव प्लस में V3। बिन तब लगता है जब पैसिव काम हो रहा हो, आप मर रहे हैं मतलब कोई भी इंसान मर रहा है, ही इज डाइंग, तो ही इज, यहाँ पे बिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पैसिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं दे लगा दूंगा और यहाँ पे हैव लगा दूंगा, तो डी आपका आंसर है। समझ रहे हो ना? तो दे वुड नॉट हैव डाइड हंग्री। अगर यहाँ पे बिन लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव बिन डाइड क्या होता है यार? पैसिव वॉइस थोड़ा बनानी है यहाँ पे, आप इस काम को कर रहे हो। हैव डाइड यहाँ पे सही होगा, तो डी आपका आंसर होगा यहाँ पे, है ना। जस्ट अ मिनट, इसको कलर दे देता हूँ किसी को कंफ्यूजन ना हो। लास्ट देख लो, थर्ड देखो, चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस वर्ड मैंने आपको शुरू में करवाया था, बिना बात की अकड़ उसको कहते हैं ह्यूब्रिस। तो इसके लिए सिनोनिम थे अपने पास कंसीडरेडनेस, वैनिटी, ऑडेसिटी भी यही होता है। ऑडेसिटी क्या होती है? जब आप बहुत बोल्ड हो जाते हो, आपको किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस आपके लिए मैटर नहीं करता, आप इतने, इसको बोलते हैं हिंदी में उदंडी, उदंड बोलते हैं इसको हिंदी में, ओडेशियस, है ना। तो ह्यूब्रिस और ओडेशियस जो है क्लोज सिनोनिम है। ह्यूब्रिस आदमी भी वैसा ही होता है, उदंड होता है, बोल्ड होता है ना, बहुत ज्यादा अकड़ में होता है। तो ये तीनों इसके सिनोनिम है। हमें ऑपोजिट चाहिए था, ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होती है आपकी डाउन टू अर्थ होने की क्वालिटी, है ना, आपके अंदर विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो ये सी आपका आंसर हो गया, ऑपोजिट। किसी ने बोला सर एक वोकैब का रखा करो, तो वोकैब का हमने आज रख दिया है। अब डी वाला देख लो, कह रहा हैड द एल्डरली इन सोसाइटी काउंसिल्ड द टीनेजर दे वुड नॉट हैव रन फ्रॉम द हाउस। अगर सोसाइटी में एल्डरली ने, बड़े बूढ़ों ने काउंसिल किया होता टीनेजर को, तो वो घर से नहीं भागा होता। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है? लोग द प्लस में टीनेजर देख करके सोचेंगे सर कॉमन प्लूरल नाउन है। अरे वो एडजेक्टिव होता है ना, तब बनता है। टीनेजर एक नाउन है, टीनेजर एक एडजेक्टिव नहीं है। अगर द लगा दिया नाउन के आगे तो वो कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बन जाएगा। वो हमें खास बता रहे हैं किसी नाउन को, कॉमन नाउन को। ये खुद ही एक कॉमन नाउन है, एडजेक्टिव तो है नहीं। अगर ये टीनेजर एक सिंगुलर टीनेजर है तो दे नहीं, यहाँ पे ही या शी आना चाहिए। समझ गए ना? हैड द एल्डरली इन द सोसाइटी काउंसिल द टीनेजर, शी या ही वुड नॉट हैव, अब प्लस में V3 रन। तो रन की V3 होती है, रन ना कि रैन होती है। तो ही या शी वुड नॉट हैव रन फ्रॉम द हाउस। समझ गए ना? रन की बहुत लोगों को लगता है V3 रैन होती है, गलत है। रन, रैन, रन ऐसे चलती है। तो यहां पे V3 लगानी थी, रैन गलत हो जाएगा, रैन V2 होती है, तो मुझे इसको रन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही और शी और यहाँ पे रन। तो ये कौन सा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल है। इसकी मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म रखी है, हैड को मैं शुरू में ले आया हूं इफ को हटा करके। आई होप
थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों को सीख करके, थोड़ा नहीं बहुत मिलना चाहिए। यही वो चीज़ें जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हैं। प्रिपेयर तो देखो मैं आपको इसी तरीके से कर रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम के लिए होना चाहिए, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप कितना फोकस देते हो, कितने एफर्ट्स डालते हो। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में।